स्वागत है दोस्तों आप सभी का रामायस चैनल पर। मेरा नेम है रिचा और आज हम क्लास 6th की एनसीईआरटी का चैप्टर 12 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इमारतें, चित्र और किताबें। ये हमारी क्लास 6th की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर क्लास 7। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर इस चैप्टर को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जब हम 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर आता है जो इसी से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि बेसिक आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर में कि स्तूप कैसे बनते हैं, मंदिर कैसे बनते हैं, इमारतें जो थी वो किस प्रकार से बनाई गई, वहीं पर वो सारी बातें की गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें इमारतों के बारे में देखेंगे, चित्रों के बारे में देखेंगे, चित्रकारियाँ देखेंगे और किताबें देखेंगे कि कौन कौन सी किताबें लिखी गई, क्या क्या उनके मेन रूल्स थे। स्टार्ट करते हैं। ये लौ स्तंभ आप देख पा रहे होंगे ये इमेज में। ये जो लौ स्तंभ है ये मेहरौली का लौ स्तंभ है। इसके बारे में देखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि दिल्ली के कुतुब मीनार, मेहरौली जो है ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार जो बना हुआ है उसी के परिसर में ये बना हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 7.2 मीटर है और वज़न जो है वो 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण, मेहरौली के लौ स्तंभ का निर्माण लगभग 1500 ईयर पहले किया गया था। इसकी जानकारी हमें हाल फिलहाल में मिली है, लेकिन जब इस अभिलेख को खोजा गया तो ऐसी उम्मीद लगाई जाती है, क्योंकि इसमें चंद्र शासक, मेहरौली का जो स्तंभ है इसमें चंद्र शासक का नाम मिलता है, जिक्र मिलता है, जिसमें ये कयास लगाए जाते हैं कि ये जो चंद्र शासक नाम का जो जिक्र मिल रहा है ये हो सकता है चंद्रगुप्त से हो और ये गुप्त वंश से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो आज भी लोग आश्चर्य रहते हैं इसकी चित्रकारी को लेकर और इसके कलात्मक ढंग से, जिस तरीके से इसे बनाया गया है, वो है कि लोहे का बना हुआ है ये, लेकिन आज तक इसमें फिर भी जंग नहीं लगा हुआ है, जो लोगों को चौंका देता है। क्योंकि आज भी हम घर वगैरह बनवाते हैं, घर में आप रेलिंग ही देख लीजिए या लोहे के बेंचेस ही आप देख लीजिए, अगर उन्हें जंग से बचाना होता है तो हमें पेंट करना पड़ता है। तो ये लोहे का स्तंभ है, इसमें पानी वगैरह सब कुछ पड़ता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, ईंटें और पत्थरों की इमारतें। उसके बाद धीरे धीरे ईंटें और पत्थरों की इमारतें बनाई जाने लगी। कुछ स्तूप वगैरह भी बनाए गए। जब इमारतें हमने देखी तो स्तूप वगैरह बनाए गए, जैसे विदिशा में सांची का स्तूप एक एग्जाम्पल है। स्तूप का आखिर मीनिंग क्या होता है? स्तूप का मीनिंग होता है एक टीला। अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो टीला होता है, लेकिन स्तूप अगर हम देखें तो हमें काफ़ी सारे आकारों के मिल जाते हैं, कभी गोल, कभी लंबे और कभी छोटे, कभी गुंबद के आकार में। तो अलग अलग प्रकार में बनाए गए हैं। जिन फ्रेंड्स ने भी विज़िट किया होगा सांची का स्तूप तो उन्होंने बारीकी से देखा होगा कि उसमें अलग अलग प्रकार की चित्रकारी की गई है। उन सब में लेकिन एक समानता है कि सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। जितने भी स्तूप बनाए जाएंगे तो उन सभी स्तूपों में एक समानताएं होंगी, और वो समानता है कि स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीरों के अवशेष रखे गए हैं। जैसे अवशेषों में डेथ के बाद कुछ भी रखा जा सकता है, दांत किसी के रखे गए, हड्डी, राख, अगर उन्हें जलाने के बाद जो उनकी अस्थियां होती हैं तो उन्हें राख के रूप में संग्रहित करके रखा गया। तो ये जो छोटा सा डिब्बा टाइप रखा रहता है स्तूपों के भीतर, तो उसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर उनके अंदर रखा क्या रहता है। उसके अलावा ये जो डिब्बा टाइप रखा रहता है इसे धातु मंजूसा भी कहा जाता है। प्रारंभिक स्तूपों की अगर हम बात करें तो धातु मंजूसा के ऊपर एक मिट्टी का टीला रखा होता था, यानी मिट्टी का एक पत्थर टाइप रखा होता था, और बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था। ये शायद इसलिए भी हो सकता है, इसलिए भी ढका जाता हो क्योंकि मिट्टी का बना होता था, तो अगर बरसात आएगी तो बरसात के कारण भीगने का डर होता था। तो इस कारण जो है ये भीग ना सके, यहाँ पे ये कोशिश की जाती थी। उस गुंबद नुमा ढांचे को यहाँ पे ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से भी ढक दिया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये देखिए, ये इमेज देख पा रहे हैं आप। इसमें ये वही सांची का स्तूप है जो कि एमपी में विदिशा के पास है।
इन स्तूपों की अगर हम देखें तो इन्हें परिक्रमा लगाने के लिए भी एक स्पेस खाली छोड़ा जाता था, वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ भी कहा जाता था। अब ये क्यों बनाया जाता रहा होगा? जैसे भी आप मंदिर वगैरह जाते हैं तो जैसे मान लीजिए कि ये मंदिर है, तो मंदिर में एक इतना परिसर होता है, ये जो खाली स्पेस होता है, ये खाली स्पेस आखिर किस लिए होता है? ये खाली स्पेस इसलिए होता है कि जो भी इंसान आए मन्नत मांगने या मंदिर में दर्शन करने, तो भगवान के चारों तरफ परिक्रमा लगा सकें। आप जब भी अपने पेरेंट्स के साथ मंदिर जाते होंगे तो वो कहते होंगे कि आप एक काम करिए, इनके चारों ओर परिक्रमा लगा लीजिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही में वेदिका में प्रवेश द्वार भी बने होते थे, रेलिंग और तोरण भी बने होते थे, जिसमें मूर्तियों की सुंदर कलाकृति से तोरण द्वार का मतलब है कि स्टार्टिंग में जिस द्वार से हम एंट्री करते हैं। उसके अलावा अमरावती का स्तूप भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये हमें क्लास 12th की एनसीईआरटी में सबसे लास्ट चैप्टर जो है हमारा वो उसमें मिलेगा, जिसमें ये कहानी जो है जब हम 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया तो वो पूरा चैप्टर बहुत ही बारीकी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस चैप्टर में डिटेल कुछ भी नहीं दिया गया है, बस बेसिक छोटी छोटी बातें दी गई हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को समझ लेंगे तो वो चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। यहाँ पे एक अमरावती नाम का भी स्तूप हुआ करता था लगभग 2000 ईयर पहले। अमरावती के स्तूप के बारे में, इसमें जब स्तूप बनाए जाते थे तो जंगलों में, लगभग जो सारे स्तूप मिलेंगे हमें जंगलों में मिलेंगे, तो जंगलों में जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, जो बड़े बड़े पत्थर टीले हुआ करते थे, उन्हें काट कर उनमें बनावटी कुछ गुफाएं बनाई जाती थी, फिर उनमें मूर्तियाँ उकेरी जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं का चित्रों के द्वारा भी सजाया जाता था, जैसे आप ये इस टाइप से देख पा रहे हैं। यहाँ पे मंदिर में हम देखते हैं कि विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजाएं भी लोग करते थे। साथ ही में मंदिरों का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता था वो होता था गर्भगृह। गर्भगृह आखिर किसे बोला जाता था? गर्भगृह एक मेन सेंटर का बीच का पार्ट होता था, जहाँ पे जो देवी देवताएं होते थे उनकी मूर्तियों को यहाँ पर रखा जाता था, ताकि लोग जो है वो पूजा कर सकें। इसी स्थान पर पुरोहित जो है वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा पाठ करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, क्योंकि ये एक पवित्र स्थान टाइप ही होता था। यहाँ पे जैसे आज भी आप मंदिर में जाते होंगे तो बीच सेंटर में भगवान जी को रखा जाता है। कोई भी मंदिर हो किसी भी देवता का, तो वहाँ पे रखा जाता है, भक्त पूजा कर सके। और गर्भगृह जो होता था उसे पवित्र स्थान में रूप में, ताकि उसे अच्छे से शो ऑफ किया जा सके। भीतर गाँव जैसे मंदिर में इनकी ऊंचाई जो है काफ़ी, इनका निर्माण जो है भीतर गांव का हमें एग्जाम्पल मिलता है, काफ़ी ऊंचाई में इनका निर्माण किया गया था। अब अगर मान लीजिए कि काफ़ी ऊंचाई में निर्माण किया जाए, अगर बीच सेंटर में किया जाए तो उसे गर्भगृह कहा जाता था, और अगर काफ़ी ऊंचे सेंटर में किया जाए तो उसे शिखर नाम दिया जाता था। ये कुछ हमारे पास ये भीतरगांव का जो अभी हमने जिक्र किया वो यूपी में है। यूपी में एक भीतरगांव का ये एक मंदिर है जो लगभग आज से 1500 साल पहले बनाया गया था। पकी हुई ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। उसके अलावा ये जो हमारा मंदिर है ये काफ़ी लंबा सा हमें दिख पा रहा है। ये महाबलीपुरम का मंदिर है। एक मिनट में मार्क करके दिखा देती हूँ। ये महाबलीपुरम का एकात्मिक मंदिर है, और ये वाला जो है ये हमारा भीतर गांव का मंदिर है जो कि यूपी में पड़ता है। दोनों ही मंदिर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये बीच बीच में स्टूडेंट्स के लिए कार्य भी दे दिए जाते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो इसमें किस प्रकार से बनाया गया, किनका प्रयोग किया गया, वो भी साइड में थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया है, उन्हें आप रीड कर लीजिएगा। एक्चुअल में उसमें सिर्फ उनकी लोकेशंस दी गई है और किस प्रकार से उन्हें बनाया गया था, बस वो दिया गया है। स्तूप और मंदिर आखिर बनाए किस प्रकार से जाते थे? उड़ीसा का जो जैन मठ है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें जंगल था, पहाड़ी टाइप था, तो इसे खोद करके, और वो भी सबसे बड़ी बात इसमें जो लुभावनी चीज़ है, ये पत्थरों पर बनाया गया था, पहाड़ियों में। और ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ियों को खोद करके सिंपली बना दिया गया हो। ये यहाँ पे पहाड़ियाँ टाइप जो बनी हुई हैं, इन्हें 2 मंजिला बनाया गया है, जो कि हमें आज भी बहुत अट्रैक्ट करता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये किस प्रकार से बनाए गए होंगे। ये कुछ पेंटिंग्स वगैरह थी, लोग चित्रकारियाँ करते थे, पत्थरों पर तराश
तराशते थे पेंटिंग्स को, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम स्तूपों और मंदिरों की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ अलग अलग के प्रोसीजर्स अपनाए जाते थे। इनके लिए काफ़ी ज़्यादा धन वगैरह भी खर्च होता था, और इन्हें अगर स्तूपों और मंदिरों की बात करें तो मेनली राजाओं के द्वारा ही बनाया जाता था। आम लोगों के बस का नहीं होता था, क्योंकि आम लोगों के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं होता था। पहला जो है वो अच्छे पत्थरों को ढूंढा जाता था, फिर उन ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर उनसे निकाला जाता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार किया जाता था कि आखिर इन्हें बनाया कहाँ पे जाएगा। जो शिलाखंड वगैरह, जो बड़े बड़े पत्थर काटे जाते थे, उन्हें उस इन स्थानों तक पहुँचाया जाता था। काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क होता था। उसके अलावा शानदार ढांचों का निर्माण भी किया जाता था, जो कि संभवतः इसका खर्च जो है, ऐसा कयास लगाए जाते हैं कि संभवतः इसके जो खर्च हैं वो राजा रानी ही देते रहे होंगे, क्योंकि लोगों के पास इतना बजट नहीं होता था। साथ ही में बनाने में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते थे। इनके नाम के खंभों और रेलिंगों पर दीवारें भी खुली जाती थी। तो बहुत सारी जगह अगर हम जाएंगे तो जिस राजा वगैरह ने बनवाया होता था तो उनके हमें नेम भी देखने को मिलते हैं, उनकी चित्रकारियाँ भी की जाती थी। वो इसीलिए यहाँ पे शो ऑफ किया जाता था कि आखिर किस किस प्रकार से किसने अपना अपना योगदान दिया है, किस प्रकार से कार्य किए गए। चित्रकला में हम देखेंगे कि आखिर चित्रकला का निर्माण किस प्रकार से किया गया। बहुत सारी गुफाएं हैं जिनमें चित्रकारियाँ की गई। एक यही चित्रकारी आप देख पा रहे हैं, पेंटिंग जो है वो बनी हुई है। आज के टाइम पीरियड में भी हम देखते हैं कि पेंटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, और अगर पेंटिंग बहुत अच्छे फाइन आर्ट के साथ बहुत अच्छी क्वालिटी में बनाई गई हो तो उसका आप लोगों को पता ही है कि क्या मार्केट में रेंजेस और क्या कीमत होती है। चित्रकला के बारे में देख लेते हैं तो ये यहाँ पे भी चित्रकला की भी जो शुरुआत देखने को मिलती है वो पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई सारी गुफाएं खोद दी गई। इनमें से ज़्यादातर जो गुफाएं खोद दी गई थी वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहारों के लिए खोदी गई थी, ताकि जो बौद्ध भिक्षु हैं वो एक जगह रह सकें। लोगों को शिक्षा देने के बाद उनका भी एक प्लेस होना चाहिए, वहाँ पे वो आराम से रह सकें, जो अपने कार्य है वो कर सकें, आध्यात्म का जो कार्य है वो कर सकें। इनमें से कुछ ये जो गुफाएं थी, पहले गुफाएं बौद्ध विहारों के लिए बनाई गई। उसके बाद धीरे धीरे फिर यहाँ पे स्टार्ट किया गया, उन्हें सजाना स्टार्ट किया गया। गुफाओं के अंदर जो अक्सर जो है वो अंधेरा होता था, तो यहाँ पे ये चित्रकारियाँ वगैरह की जाती थी, जिसके साथ ही साथ चित्र जो है मसालों में रोशनी बनाए रखे। साथ ही इन चित्रों में रंग जो है लगभग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। यहाँ पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए, ये सोचनीय मुद्दा है कि आखिर यहाँ पे कौन से प्रकार के कलर्स यूज़ किए गए होंगे, क्या यूज़ किया गया होगा, जो आज भी, जैसे मेहरौली का लौह स्तंभ, उसमें आज भी जंग नहीं लगा। ये पेंटिंग्स आखिर किस प्रकार से बनाई गई थी जो आज भी उसी तरीके की हैं, इनके पेंट में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे पेंटिंग की जो मेनली शुरुआत हम देखते हैं तो ये इस टाइप से बनाई जाने लगी अंदर, कि पहले अंधेरा होता था तो गुफाओं में अब उजाले की आवश्यकता थी, तो डायरेक्टली पत्थरों में रखकर नहीं बड़ी बड़ी मशालें जलाई जा सकती थी। तो उन पेंटिंग्स के थ्रू ये शुरुआत की गई। इन चित्रों के रंग जो हैं 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। अब ये रंग जो है, ये कलर्स, उस समय पे इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह तो थी नहीं, तो पौधों और खनिज पदार्थों से ही बनाए जाते थे। ये आप देख पा रहे होंगे इमेज में, अगर इतना ब्राइट और इतना सुंदर दिख रहा है तो आखिर अगर आप इसे रियल में देखें तो कितना ब्राइट। आज भी हम अगर ऐतिहासिक इमारतों की हमारी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जो हमारे एंशिएंट टाइम्स में बनाई गई हैं। किसी भी आप उसकी देख लीजिए, एक से एक आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, एक से बड़ी एक कारीगरी देखने को मिल जाएगी। अब हम वर्ल्ड के 7 अजूबों की बात करते हैं, हम वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमें अपनी इंडिया की चीज़ों के बारे में ही नहीं पता होता है। अगर हमें अपनी इंडिया की चीज़ों के बारे में ही पता हो तो आप यकीन मानिए कि आपको इंडिया से ज़्यादा सुंदर देश कोई भी नहीं लगेगा। जिन्हें बाहर के देशों को घूमने की आकांक्षाएं होती हैं, आप पहले अपने देश को पूरा जानिए, आपको इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और इतनी अलग अलग मिल जाएंगी कि आप यहीं पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे।
आगे हम देखते हैं पुस्तकों की दुनिया। आखिर पुस्तकों की दुनिया कैसे है, क्या था उस समय, पुस्तकें कैसे लिखी जानी प्रारंभ की गई। तो पहले जो है बहुत सारे महाकाव्य वगैरह भी हमने सुन रखे हैं, महाभारत सुन रखी है, रामायण सुन रखी है। अगर बहुत सारे लोग हैं कुछ नहीं सुना होगा अगर, तो वेद, महाभारत और रामायण तो अवश्य सुना होगा। तो देवी देवताओं का हमें उनकी स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं, जो उन्होंने इतिहास रचा, जो युद्ध लड़े, उनसे जुड़े हमें घटनाओं की जानकारी मिलती है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, एक महाकाव्य है तमिल का, नाम है उसका सिलप्पदिकारम। क्या? सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। ये एक कवि थे, तो उन्होंने इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। आखिर ये कहानी क्या है, क्या सिचुएशंस रही, तो वो ये जो व्यापारी था कोवलन नाम का, ये पुहार नाम के एक विलेज में रहता था। इसकी पत्नी जो है उसका नेम था कन्नगी। अब कन्नगी इसकी उपेक्षा करती है, बहुत इसे भला बुरा कहती है। तो वो क्या कर वह नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। कौन? कोवलन जो था वो एक नर्तकी थी, माधवी उससे प्रेम करने लगा और बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। कहाँ? कन्नगी उसकी जो कि वाइफ थी और पुहार जो कि एक विलेज था। तो कन्नगी और पुहार यानी गांव को और अपनी वाइफ को, दोनों को छोड़कर वो मदुरै चले जाते हैं। मदुरै एक प्लेस थी। अब मदुरै जो था वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। उसे ऐसा फील हुआ कि कोवलन ने चोरी की है और जिसे राजा ने उसे क्या कर दिया, प्राण दंड दे दिया। राजा ने बिना कुछ सोचे, पांड्य जो राजा था उसने बिना कुछ सोचे उसे प्राण दंड दे दिया। अब कन्नगी जो अभी भी प्रेम करती थी, अब वो कन्नगी उसकी वाइफ थी, फिर भी वो निकाल देती है। गुस्से में उसे फील होता है कि उसके साथ गलत कर रहा है उसका हस्बैंड और किसी और लेडी से प्रेम कर रहा है, तो उसे निकाल तो देती है लेकिन फिर भी प्रेम करती थी। तो उसे बहुत ज़्यादा, जब उसके हस्बैंड को प्राणदंड दे दिए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और जब दुखी होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, तो वो मदुरै शहर का पूरे तरीके से विनाश कर देती है। अब सिलप्पादिकारम ने एक सिलप्पादिकारम से लिया गया एक वर्णन में कन्नगी के दुख की बात कही गई है। वो यहाँ पे ये कहती है कि कोई मुझे सांत्वना भी नहीं दे रहा है, कोई क्या इस देश में कोई ईश्वर नहीं है, मैं एक अकेली असहाय लेडी अकेले होकर खड़ी हूँ, ना मेरी कोई हेल्प कर रहा है, ना मेरी किसी को चिंता है। तो वो इस टाइप से सोचती है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई ने करीब 1400 साल पहले सत्तानार द्वारा लिखा गया। तो ये एक और काव्य था। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। कोवलन और माधवी, याद रखिएगा, कोवलन और माधवी जो थे वो प्रेमी और प्रेमिका थे, तो उनकी बेटी की कहानी है। ये रचनाएं जो है काफ़ी सदियों पहले लिखी गई थी, उसमें फिर दोबारा से पांडुलिपियाँ लिखी गई। अब जैसे अगर हम कालिदास के बारे में बात करें तो कालिदास ने एक मालविकाग्नि मित्रम लिखा था ना। मालविकाग्नि मित्रम जो है वो भी पूरी तरीके से लव स्टोरी पर बेस्ड है। तो यहाँ पे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी सारी नई नई बातें जानने को मिलती हैं, तो वो हम देखते हैं। उसके बाद आता है पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण आखिर किस प्रकार से किया गया। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो बहुत सारे हिंदू धर्म में ऐसी कहानियाँ हमें मिल जाएंगी जो काफ़ी पहले से प्रचलित थी। अगर हम देखें तो इसमें अगर एंशिएंट टाइम में देखे गए तो पुराण भी शामिल थे जिन्हें लिखा गया। पुराणों का मीनिंग होता था प्राचीन या फिर पुराण। तो जो पुराने टाइम में एंशिएंट टाइम्स में लिखे गए थे उन्हें पुराण कहा गया। पुराणों में जो हमारे इंडियन माइथोलॉजीज़ में गॉडेस होते हैं, गॉड और गॉडेसेस यानी देवी और देवताएं होते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे कहानियाँ दी गई हैं। कभी हम भगवान शिव की वो देखते हैं, विष्णु की, दुर्गा की, पार्वती की। तो ये जो पुराण है हमारे, उनमें देवी देवता जो हैं उनसे रिलेटेड विधियां भी दी गई हैं कि उनकी पूजा किस प्रकार से की जाए। ज़्यादातर जो पुराण हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, जिनमें से सब जो हैं उन्हें सुन सके और समझ सकें।
यहाँ पे तब जो अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो जो वेद होते थे उन्हें स्त्री और शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, ना ही सुन सकते थे, मंदिर नहीं जा सकते थे। उस समय कुछ बड़ी ही अलग प्रकार के रीति रिवाज हुआ करते थे। दो संस्कृत महाकाव्य मिलते हैं, महाभारत और रामायण, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। अभी तो लॉकडाउन में आप देखिए तो रामायण का दोबारा से प्रसारण भी किया गया था, ताकि लोग जो हैं वो दोबारा से अपनी सभ्यताएं जो हैं और जो संस्कृति जो आने वाली जनरेशन है अगर भूल रही है तो उनको दोबारा से रिमाइंड करवाने के लिए, या कुछ भी आप उसका तरीका कह सकते हैं। महाभारत जो है, महाभारत एक स्टोरी है, कौरवों और पांडवों के युद्ध के बीच की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य, आखिर जब महाभारत होता है, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? इस युद्ध का जो उद्देश्य था वो पुरु वंश की राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था कौरवों और पांडवों के बीच। देखिए, अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो माइथोलॉजीज में कहते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ वो द्रौपदी के कारण हुआ था। नहीं जी, द्रौपदी के कारण नहीं हुआ था। पुरु वंश की राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर, उसकी गद्दी प्राप्त करने के लिए दोनों में आपस में संघर्ष हुआ था। वो तो सिर्फ एक नारी को बीच में लाकर ऐसा बना दिया गया है। आज अगर हम जिसे जानते हैं तो लगभग वो 1500 पुराने पूर्व में लिखा गया था उसे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत और पुराण दोनों का ही संकल्प व्यास ऋषि के द्वारा किया गया था, तो दोनों में नाम जो है वो व्यास ऋषि का मिलता है। महाभारत में भगवत गीता की कहानी है, जिसे आप सभी लोग को पता ही है। उसके अलावा रामायण की कहानी भी सभी लोगों को पता है, लेकिन रामायण की जो कहानी है वो कौशल के राजकुमार राम के बारे में। उनके पिता ने उन्हें 14 ईयर्स का वनवास दिया था। वन में उनके भाई लक्ष्मण और उनकी वाइफ सीता जाते हैं, सीता का हरण कर लेते हैं लंका के राजा रावण, और सीता को वापस लाने के लिए राम को रावण से लड़ाई करनी पड़ती है। फाइनली वो विजय होकर कौशल जाते हैं और अयोध्या लौटते हैं, कौशल की राजधानी अयोध्या लौटते। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे एक लिखित रूप दे दिया गया। उस समय के ऋषि मुनियों ने जो कहानियाँ देखी, जो अपने समय में देखा कि ये प्रचलित हो रहा है, आने वाला जो फ्यूचर होगा वो इससे प्रेरित हो सकता है, तो उन्होंने इसे लिखित रूप दे दिया। संस्कृत रामायण के लेखक जो हैं वो वाल्मीकि को माना जाता है, सभी लोग याद रखिएगा, बहुत फेमस है ये। अब आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, महाभारत और रामायण को मैंने बहुत ज़्यादा रिकैप शॉर्ट में करवा दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि इससे हर एक एस्पिरेंट्स जो है वो पता होगा ही होगा उन्हें। आम लोगों की कहानियाँ आम लोग ही लिखा करते थे, अपनी भाषाओं में लिखा करते थे, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से लिखा करते थे। तो उनके पास जो डेली लाइफ की उनकी जीवनियाँ होती थी, उनके लाइफ में ऐसा कुछ प्रेरणा स्रोत तो होता नहीं था। तो जो उनकी लाइफ में होता था, जैसे उनके आसपास में जो कहानियाँ घटित होती थी, तो वो उसे अपना लिखित रूप दे देते थे। बंदर राजा की कहानी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे एक यही बात दी गई है कि एक महान बंदर हुआ करता था, वो हिमालय गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ, यानी अपने 80,000 बंदरों के साथ रहता था। ये बंदरों पेड़ पर रहते थे। एक दिन राजा ने देखा, शिकार करने के लिए उसने पहले तो राजा जो होता है वो बहुत ही पेड़ का मीठा आम खाता है और उसे बहुत ज़्यादा मीठे लगते हैं। तो इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते, उसका मानना होता है। फिर वो जाता है उस जगह जहाँ पे आम होते हैं। तो फिर ये एक स्टोरी है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। ऐसा कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। विज्ञान की पुस्तकों के बारे में देखें कि विज्ञान की पुस्तकें के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मिलती है। अगर हम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के बारे में देखें तो आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक की पुस्तक लिखी। अब ये जो आर्यभट्टियम थे, इसमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि दिन और रात जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस बताया गया कि दिन और रात जो है वो पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। लेकिन अगर हम जनरल लोगों के बारे में देखिए, जिन्हें साइंस की कोई समझ नहीं है, तो उन्हें तो यही लगेगा कि सूर्य जो है वो डेली निकलता है और डेली ही अपनी जगह पे डूब जाता है। तो इस ग्रहण में एक हर वैज्ञानिक तथ्य जो होगा वो क्या होगा। उन्होंने आर्यभट्ट ने परिधि नापने की भी विधि दी और
परिधि नापने की इकाई जो है वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जैसे कि होती है। शून्य के आविष्कार के बारे में देखें, अंकों का प्रयोग जो है वो पहले से होता रहा है, जबकि भारत में गणितज्ञों का जो है शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया गया। लेकिन अगर हम देखें कि ये जो गिनती की ये पद्धति जो है ये अरबों द्वारा अपनाई गई तथा यूरोप में भी फैल गई। आज पूरी दुनिया में है जो जीरो का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे अगर आप बॉलीवुड में गाने देखते हैं तो एक जीरो की इन्वेंशन पे ही डेडिकेटेड टोटली गाना बना है। अब मुझे उनका तो नेम याद नहीं है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं, वो हमारा तो यहाँ से होता है हमारा टॉपिक ख़त्म। ये अन्यंत्र, यहाँ पे आज का जो अन्यंत्र का टॉपिक है वो कागज़ की खोज के बारे में है कि कागज़ की खोज जो है वो हमारे जो किताबें हम पढ़ते हैं वो किस प्रकार से छपी, किस प्रकार से बनाई गई, क्या था उनका वो। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जो क्लास 6th के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये मैं एक बार दिखा दे रही हूँ। तिथियों पर एक प्रकार की नज़र, ये क्योंकि लास्ट चैप्टर है हमारा, तो लास्ट चैप्टर में पूरा रिकैप किया गया है छोटी छोटी चीज़ों को जो आज अभी तक हमने इन 12 चैप्टर्स की जो हमारी क्लास 6th की एनसीईआरटी की जर्नी रही है उनको। तो तिथियों पर एक नज़र में अगर हम देखें तो हमने 2000 से लगभग स्टार्टिंग की थी घटनाओं की, जैसे कि हमने पुरा पाषाण युग चैप्टर 2 में देखा था। इसमें लाखों वर्ष पहले के पूर्व लिखी गई थी। फिर मेहरगढ़ का कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें कृषि और पशुपालन की शुरुआत लगभग 6000 ईसा पूर्व पहले की गई थी। हड़प्पा के नगरों का विकास देखा। फिर ऋग्वैदिक काल की रचना देखी। महाजनपदों का इतिहास पढ़ा, उसमें मैदानी इलाके पढ़े, नगरों का विकास पढ़ा, उपनिषद पढ़े, जैन धर्म पढ़े, बौद्ध धर्म पढ़े, उनका उदय किस प्रकार से हुआ। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण हमने पढ़ा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना पढ़ा, अशोक का शासनकाल पढ़ा, संगम साहित्य पढ़ा, कनिष्क का शासन पढ़ा, गुप्त साम्राज्य की स्थापना, वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन, हर्षवर्धन का शासन, चीनी यात्री स्वयं त्सोंग के बारे में हमने लगभग 2 चैप्टर्स में पढ़ा था, पुलकेशिन सेकंड का शासक। तो ये कुछ घटनाएं थी जो हमने पढ़ा। अब इसमें बता रहा है कि आखिर अगले साल हम क्या पढ़ेंगे, यानी कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर 7 क्लास 6 के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें तो काफ़ी टाइम इंतज़ार करना पड़ता है वरना, लेकिन हम तो कल ही पढ़ेंगे। तो अगले साल कुछ इतिहास की अलग उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ पांडुलिपियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा नए राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे, शहरों के बारे में पढ़ेंगे, आखेटकों के बारे में पढ़ेंगे, पशुपालकों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट क्लास का वो होगा। उसके बारे में ये भारत का राजनीतिक मानचित्र यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार से हमारा भारत है, कहाँ कहाँ पे हमारे राज्य हैं। उसके अलावा फिर ये नोट करने के लिए दिया गया है, तो ये कुछ इतना रेलेवेंट नहीं है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, अब नेक्स्ट चैप्टर नहीं होगा, हमारा नेक्स्ट क्लास होगा और चैप्टर 1। साथ ही में मुझे आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है कि मैंने कितने लाइव सेशन जो हैं वो क्लास 7th की एनसीईआरटी में पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो वो मैं और स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड जहाँ से मैंने पढ़ाया नहीं है तो फिर हम वहाँ से अपना सेशन लाइव करना पसंद करेंगे, क्योंकि आप में से 90% स्टूडेंट जो हैं वो लाइव सेशन चाहते हैं। तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की सीरीज़ में। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना सभी लोग। और रामा IAS चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।